जेई देना चाहते हो या टाइम पास करने के लिए आते हो क्लास में? टाइम पास भी एक दिन होता है, 2 दिन होता है, तुम लोग तो 4 महीने से फिर टाइम पास कर रहे हो, इट मीन्स। हम्म। टेस्ट नहीं दोगे कोई फायदा नहीं है क्लास में आने का, क्वेश्चन लगाने का कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है अगर आप लोग टेस्ट ही नहीं दे गुड रहे। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरा कोई पढ़ाने का फायदा नहीं है, मेरी इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है अगर तुम लोग टेस्ट नहीं दे रहे हो तो। समझे? तो प्लीज ये मत करो। 4 महीने हैं, थोड़ा अपने टीचर्स की बात सुन लोगे तो कहीं अच्छी जगह चले जाओगे, वरना बाकी बस अपने दोस्तों को देखते रह जाओगे। सिंपल सी मैं बात है, जहाँ मेहनत नहीं है वहां सक्सेस नहीं है। और हार्ड वर्क का कोई बेटा शॉर्टकट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको करनी ही पड़ेगी। अब रो के कर लो, हंस के कर लो, बट करनी तुम्हें ही है। समझ रहे हो आप मेरी बात? अब आप लोगों को अगर ये चीजें मुश्किल लग रही हैं, तो आप जब 10वीं के बाद 11वीं में गए थे, 10वीं के बाद जब 11वीं में गए थे तो आप लोगों ने अपने मनपसंद से लिया है ना नॉन मेडिकल, है ना? तो यहाँ पे मुश्किल आसान का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। आप जो कर रहे हो वो आपकी चॉइस से कर रहे हो, और जब हम कोई चीज अपनी चॉइस से कर रहे होते हैं फिर उसमें हमें दुख नहीं मनाना चाहिए। दुख मनाने से अच्छा है उसको फाइट करो, अच्छे से अपनी मेहनत करो। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है भी नहीं अब फिलहाल। ठीक है, जेई नहीं हुआ तो एक लास्ट ऑप्शन है सीयूईटी, बस। और सीयूटी का भी अगर तुम सोचते हो पेपर बहुत आसान होता है तो बहुत बड़ी गलत फहमी है। सीयूटी का पेपर बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वहां पे अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं उस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला जो होता है। तो वहां पे जो पेपर का लेवल होता है वो अच्छा खासा बनता है। हालांकि 80% होता है तुम्हारा 12th का, 20% थोड़ा सा होता है 11th का, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो 12th का होता है। तो वही बात है, 12th ही मेन है। 12th नहीं किया तो मतलब कुछ भी नहीं गया, कुछ भी नहीं हुआ फिर तुम लोगों का। स्टार्ट करूं? ठीक है। यस मैम। ओके बेटा, तो काफी बच्चों के डाउट्स थे, कुछ बच्चों ने मेरे को पर्सनल ग्रुप में शेयर किया है, या किसी ने नहीं किया, या डाउट सोल्विंग ग्रुप में किया है। तो पेपर डिस्कशन आज मैं आप लोगों को कराऊंगी, कल अपन आगे पढ़ेंगे, राइट? कल अपन वैसे मैं सोच रही थी आज आगे पढ़ा दूं, लेकिन फिर कुछ बच्चों के बहुत ज्यादा डाउट्स आ गए, मैंने कहा चलो आज मैं पेपर डिस्कशन ही करा देती हूँ। ठीक है, सो कोई बात नहीं, एक हफ्ते में एक दिन तो अपने को रखना है पेपर डिस्कशन का। सो आज वाला, राइट? सो अब पेपर कैसा था? पेपर का लेवल यार मेरे को तो मुश्किल नहीं लगा ज्यादा। हाँ, देखो 3-4 क्वेश्चन वॉज डिफिकल्ट। अब वो डिफिकल्ट तो आएंगे ना, अब वो मेरे हाथ में था, मैं चाहने को वो हटवा भी सकती थी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट वो मैंने हटाए नहीं, क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि एटलीस्ट वो वाले क्वेश्चन मेरे बच्चे कर पा रहे हैं जो मैंने उनको क्लास में करवाया है। गेटिंग माई पॉइंट? मेरे को जहां तक दिख रहा था सारे क्वेश्चन ही वही आए हुए हैं जो मैंने क्लास में करवाया। 80% पेपर वही आया हुआ है। अगर तुम लोगों ने असाइनमेंट किए हैं, मैं 200% गारंटी के साथ कहती हूँ तुम्हारा पेपर में कम स्कोर नहीं आया होगा। अब जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी कौन से करने हैं कौन से नहीं करने। कुछ क्वेश्चन बेटा थोड़े बायोमोलिक्यूल्स के भी डाले हुए थे, 1-2 क्वेश्चन वो स्किप करने थे। आपको सारे नहीं करने थे, 25 के 25 अटेम्प्ट, आपको कुछ स्किप भी करने थे जो आपको नहीं आता था। तो ये समझ लिया करो, अगर कोई क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया और वो पेपर में आ गया ना, तो मैं वो हटवाऊंगी नहीं कभी। मैं ये भी तुम्हारा देखना चाहती हूँ कि तुम्हें स्किप करने, क्वेश्चन को स्किप करने का भी आर्ट है या नहीं है, आपको क्वेश्चन स्किप करने आते भी है या नहीं आते हैं। क्योंकि जेई में तुम्हें सिलेक्टिव तो होना पड़ेगा। अगर जो क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल ही नहीं आते, कभी सुने ही नहीं, तो वो तो तुम्हें, अगर तुम कर रहे हो तो बेवकूफ बन जाओगे वहां पे, बता रही। ठीक है, तो थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ेगा चीजों को लेके। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चंस को ट्राई करती हूँ। थोड़ी सी गलतियां भी थी 1-2 क्वेश्चन में, है ना? मुझे जहां लग रहा था आंसर की गलत है 1-2 क्वेश्चन में, वो भी मैं आप लोगों को बताते हुए चलती हूँ। इज दैट क्लियर? चलिए यस मैम। यस यस मैम। मैम। चलिए
ये वाला क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में भी दिया था तुम लोगों को, ठीक है। सो बेसिकली आपसे ये पूछा था, आपको बताना है एक्स पॉइंट पे, वाई पॉइंट पे और जेड पॉइंट पे कौन सा जीआई दिखा रहा है। तो आप चेक करिए कि जो ये वाला है बेसिकली, इसके अराउंड कैसी कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है तुम लोगों को, सिस दिख रही है। इसके अराउंड कैसी दिख रही है बेटा, सिस दिख रही है। और इसके करस्पॉन्डिंग कैसी दिख रही है, ट्रांस दिख रही है। तो Z के करस्पॉन्डिंग ट्रांस है और X और Y के करस्पॉन्डिंग क्या है, सिस है। तो ऐसे होना था ये सवाल, ठीक था, ठीक था ये क्वेश्चन। आप Yes, ma'am. आप चैट में भी बता सकते हो हाँ मैम ठीक था। चलो ये वाला क्वेश्चन तुम्हें करना चाहिए था। अगर तुम्हें मुश्किल लग रहा है तो लगना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि इजी था। इजी मतलब डीपीपी में भी था, इससे ज्यादा Yes, ma'am. तो क्या ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईजेड स्टीरियो के में ईजेड आप लोगों को बताना था। आपको देखना था सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक साइड पे तो जेड, अगर अपोजिट साइड पे है तो ई कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे एच अटैच है या नाइट्रोजन, तो ये हाई प्रायोरिटी का होगा, और यहाँ पे फ्लोरीन हाई प्रायोरिटी का होगा, तो ये तो जेड होगा। ब्रोमीन और आयोडीन में से आयोडीन हाई प्रायोरिटी का होगा और फ्लोरीन, तो ये होगा ई। तो जेड और ई है क्या ऑप्शन, यस है, Yes, ma'am. D. हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक मिनट। हाँ नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 28। ये भी क्लास में करवाया था, ट्रांस 3 क्लोरो 1 फिनाइल ब्यूटामाइन, है ना। तो सबसे पहले तुम क्या करो, बना लो इसको। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 1 ब्यूटीन, यानी कि 1 पे क्या है आपका डबल बॉन्ड है, और 1 पे ही क्या है मेरा बेटा, फिनाइल है। क्या है, फिनाइल है, और ये H हो गया। तो यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या है, 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए। आपको ट्रांस वाला देखना था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा बेटा, D. D. रखना 3 पे तो भी था, है ना, डीपीपी में भी था, यस डीपीपी में भी था। ये तीनों क्वेश्चन ही मैंने करवाए थे आप लोगों को, और ये वाले क्वेश्चन तो मैंने बहुत तुम्हें प्रैक्टिस कराई थी। 29 आउट ऑफ द गिवन 2 आइसोमर, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी फॉर सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन देखेंगे। देखो कभी भी ये मत सोचना कि सिस वाला हमेशा, ध्यान से सुन लो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था जब तुम्हारे सामने कोई पेपर आए तो उसको इस तरीके से किया करो कि वो प्रैक्टिस, अब जैसे तुम्हारे 20-25 क्वेश्चन आ गए तो उसको ये सोचा करो कि तुम्हें 20 से 25 क्वेश्चन और मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो अच्छे से उनको सुना कीजिए बेटा। जिसका हो गया ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप डायपोल मूवमेंट देखिए, किसका ज्यादा किसका कम है। तो आपको पता है मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये देगा ये भी देगा, तो इसका रिजल्ट नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। ये देगा ये भी देगा, इसका तो कैंसिल होने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट। यस मैम। तो डायपोल मूवमेंट, सॉरी डायपोल मूवमेंट तो किसका ज्यादा है, फर्स्ट वाले का ज्यादा है ना। और बॉइलिंग पॉइंट, जिसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सोल्युबिलिटी, भाई डायपोल मूवमेंट ज्यादा, पोलैरिटी ज्यादा, तो सोल्यूबल भी उतना ही होगा। और मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, सेकंड वाले, ट्रांस वाले का ज्यादा होगा। यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। अगर स्टेबिलिटी भी पूछता तो स्टेबिलिटी भी सेकंड वाले की ज्यादा हो। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आंसर गलत था बेटा, टेस्ट में मैं आज सॉल्व कर रही थी ना तुम्हारा पेपर, तब पता लगा मेरे को। इनमें से कौन सा करेक्ट सेट है, देखो यहाँ पे CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये देगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये लेगा। तो क्या हो रहा है, इनका डायपोल मूवमेंट नीचे वाली डायरेक्शन में आने वाला है, बोलो। ठीक है, यहाँ पे क्या ये दे रहा है, ये खींच रहा है, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसका इससे तो कम आएगा, ठीक है, फर्स्ट वाले का ज्यादा आएगा और सेकंड वाले का क्या आने वाला है, कम आने वाला है। क्या, डायपोल मूवमेंट। इज दैट क्लियर। अगर डायपोल मूवमेंट ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, और अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो सोल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। मेल्टिंग पॉइंट भी देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट भी ट्रांस वाले का, मतलब CH3Cl अपोजिट पोजीशन पे लगे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी इनका ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। यानी कि सारे ही केसेस में फर्स्ट का ज्यादा होना चाहिए सेकंड से। यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई है, गड़बड़ ये हो गई है
अगर मान लो मैं ये वाला कंसिडर करती हूँ तो इसमें सबका फर्स्ट दे रखा है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का इन्होंने सेकंड दे दिया, तो ये आंसर में प्रॉब्लम था। अपने 5-5 नंबर बढ़ा सकते हो अगर आप लोगों ने ये आता था, बट नहीं किया, ये गलत कर दिया, जो भी है, ये आंसर की में ही गलत था। ऑल राइट, तो इसमें सब में ही फर्स्ट जो होगा वो ग्रेटर देन होगा सेकंड से। क्लियर है? ये वाला डाउट आई होप क्लियर हो गया होगा जिसका भी था। रिद्धिमा Yes, शायद ma'am. तुमने भी भेजा था मुझे, ठीक है। Yes, ma'am. चलिए, तो कभी भी डायपोल मोमेंट को ऐसे देख के जज मत करो कि सिस वाले का हमेशा ज्यादा होगा। अगर मान लो डिफरेंट ग्रुप लगे आ गए डबल बॉन्डेड कार्बन से, तो वहीं तुम फंस जाओगे बुरी तरह, राइट। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन तुम्हें पता होना चाहिए, उस हिसाब से चेक करो कि ज्यादा पोलर कौन होगा, कम पोलर कौन होगा। नेक्स्ट आते हैं हम 31st क्वेश्चन पे। आपसे पूछा है ये कंपाउंड क्या शो करेगा। अगेन हमने बड़े ऐसे क्वेश्चन किए तो कुछ भी नहीं, हमने इससे डिफिकल्ट किए हैं क्लास में। तो एक तो हमें दिख रहा है ये डबल बॉन्ड के अराउंड सिस ट्रांस होगा, है ना, और यहाँ पे ये कायरल सेंटर है, तो ये जीआई भी दिखाने वाला है प्लस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी दिखाने वाला है, ठीक है। Yes, ma'am. तो ये दोनों दिखाएगा। हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद बोला है आपको करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, तो नंबरिंग कहाँ से करोगे? मैंने कहा था टॉप से करते हैं, तो 1 2 3 4। चलो, सबसे पहले हम सेकंड वाले कार्बन की कर लेते हैं, थर्ड वाले को एज इट इज रख देते हैं। एक से सेकंड वाले को लिख लेते हैं और थर्ड वाले को इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं प्रायोरिटी के हिसाब से। पहले नंबर पे ये आएगा, ऑक्सीजन अटैच है। यहाँ पे देखो, इस कार्बन से कार्बन के साथ 3 अटैच है, जबकि इस कार्बन के साथ क्या है? नाइट्रोजन भी है, तो दूसरा नंबर इसको मिलेगा, तीसरा और फोर्थ। तो 1 2 3 आर होना चाहिए, बट एच वाला तो ये एस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले का निकालो, यही निकालो। आ रहा है 1 2 3 4, तो एस आना चाहिए, बट एच हॉरिजॉन्टल पे है तो आर हो जाएगा। R. 2s और 3r इसका क्या हो जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। हो जाएगा। Yes, ma'am. चलिए, बहुत बढ़िया, मेरे को बता देना जहां पे भी तुम फंसते हो। तो आगे चलो, आपसे पूछा इनमें से किसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो सबसे निकाल लेते हैं पहली, दूसरी, तीसरी की। सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट की निकालू मेरा बेटा, तो सबसे पहले ब्रोमीन को मिलेगा, फिर क्लोरीन को, फिर फ्लोरीन को, और फिर हाइड्रोजन को। तो 1 2 3 आर होना चाहिए, और आर ही होगा बिकॉज फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप डैश पे है, तो इसका आर होगा, ठीक है। एक बार सेकंड का निकाल के देख लेते हैं। सेकंड में अब ध्यान देना क्या है, ठीक है, समझ आ गया, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप प्लेन में है। देखो 1 2 3 4, मैंने कहा था जब प्लेन में होता है तो कितने इंटरचेंजेस करने होते हैं? 2। कैसे करोगे? याद है क्या? भूल गए? मैम याद है। हाँ, तो 4 को 2 से करो रिप्लेस, और 1 को 3 से करो, क्या आएगा? आर, ठीक है। तो 1 और 2 का तो आ रहा है, बाकी इसकी भी निकालनी पड़ेगी क्योंकि एक ऑप्शन में ऑल भी है। मैम उसका ऐसा आ रहा है, देख लेते हैं। 1 2 3 4 करके देखते हैं मेरा बेटा। 2 इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो 4 किसका करोगे तुम लोग? 1 और 4 का कर दो, 2 और 3 का कर दो, ठीक है। तो 1 2 3 ऐसा आएगा, तो यानी कि पहला और दूसरा क्या है? करेक्ट। जिसको ये नहीं पता था वो पक्का गलत करके आएगा। बताओ करके आएगा कि नहीं करके आएगा? बिल्कुल करके आएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है 33 क्वेश्चन तक? नहीं है? ऑल राइट। नो मैम। ओके, ये वाला क्वेश्चन अब ये तुम्हें स्किप करना था अगर तुमने बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़ा है तो, बट मैं ये बता देती हूँ, सिर्फ बता देती हूँ, समझ में आएगा, ठीक है, वरना कोई बात नहीं, जब मैं बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाऊंगी तब बता दूंगी। तो बेसिकली इन्होंने क्या बोला है, जो आपके पास फ्रक्टोज होता है, ठीक है, उसका आयुपेक नेमिंग दिया हुआ है, तो वो कह रहे हैं जो लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन होगा ना, 5वें वाला, आपको पता है नंबरिंग कहाँ से चालू करते हो? ऊपर से करते हो, 1
2 3 4 5 6, ठीक है। तो वो कह रहे हैं जो लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन होगा ना 5 वाला, उसका आपको क्या बताना है, करेक्ट स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला ऑफ डी फ्रक्टोज। तो इसमें ना दो बातें थी, इसमें आपको पहले तो पता होना चाहिए कैपिटल डी और एल कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है। हालांकि बताने को तो मैं तुम्हें ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी बता सकती थी, बट मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे पता है ये चीज मैं आगे बताने वाली हूँ, ठीक है। और दूसरा, तुम्हें फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी शायद कुछ बच्चों को, तुम्हें तो नहीं पता होगा, बायो वाले बच्चे से तो फिर भी आई कैन एक्सपेक्ट, बट तुम लोगों को नहीं पता होगा। तो फ्रक्टोज के फॉर्मूले में क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या फ्रक्टोज है ना, ये ओज कहाँ से आया बेटा, कीटोज से आया, मतलब कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतना तो आई गेस समझ में आ रहा होगा जो मैं बोल रही हूँ। ये ओज का मतलब होता है शुगर, और फ्रक्टोज में क्या होता है मेरा बेटा, ध्यान से सुनो, ओज का मतलब होता है शुगर, और फ्रक्टोज में क्या होता है, तो कीटोनिक ग्रुप होता है। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज ओज का मतलब आपका शुगर ही है, तो वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो आप इसको याद रखो, यहाँ से कीटोन होगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब कीटोन होगा तो ये तो नहीं हो सकता, कीटोन ग्रुप तो ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो अभी आप लोगों ने नहीं सीखा है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसका जो करेक्ट स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, जो बनाया हुआ है यहाँ पे देखो, ये वाला, ये वाला, ठीक है। होता क्या है इस तरीके से, कितने कायरल कार्बन होते हैं यहाँ पे, 1 2 3 जो होते हैं यहाँ पे, आपको कायरल कार्बन यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। आपसे पूछे डी कॉन्फ़िगरेशन, देखो जो स्मॉल डी और कैपिटल डी होता है, ये स्मॉल डी तुम्हें याद है, मैंने बताया था डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी, याद है। अगर क्लॉकवाइज घुमाता है पीपीएल को आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हो, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो लीवो रोटेटरी बताते हो। ध्यान रखना, जो कैपिटल डी और कैपिटल एल होते हैं ना, इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूं स्मॉल डी और कैपिटल डी सेम है क्या, आंसर इज नो, इनका कोई लेना देना नहीं होता। स्मॉल डी अलग चीज है, कैपिटल डी अलग चीज है, गेटिंग माय पॉइंट। तो जब हम जैसे हम आर एस निकालते हैं ना, कायरल कार्बन में निकालते हैं, वैसे आप कैपिटल डी और कैपिटल एल के बारे में बताते हो शुगर के केसेस में। तो जैसे अगर आपको कोई बोल दे कि बेटा डी शुगर है तुम्हारा, जब आप पैकेजिंग खरीदते हो है ना, तो उसमें मेंशन होता है डी शुगर एल शुगर। तो डी शुगर कौन सी होती है बेटा, आपको क्या देखना है, जो मॉलिक्यूल का लास्ट कायरल सेंटर होता है। अब इस मॉलिक्यूल में लास्ट वाला कौन सा है, C5 वाला है ना, हालांकि उसने बोल भी रखा है कि C5 वाला। देखो आपको बस ये चेक करना है कि जो OH की पोजीशन है वो कौन सी साइड है। अगर OH की पोजीशन राइट हैंड साइड पे तो हम उसको डी बोल देंगे, गेटिंग माय पॉइंट। अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो उसका एल शुगर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही जान लो, बाकी ये सब मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में बताऊंगी, क्लियर है। तो ये अगर किसी ने तो बहुत गलत किया है, आपको ये स्किप करना था सवाल, ये करना ही नहीं था आपको। जब आपको पता है मैम ने करवाया ही नहीं तो तुम्हें करना नहीं था। वैसे अगर अपनी साइड से आता था तो अलग चीज है। ये देखो, अब इसमें है मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, वो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी नहीं चीज सही है। तो मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड क्या होता है, मैलिक एसिड होता है ये, जिसमें ये देखो ये होता है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये होता है, और फ्यूमेरिक एसिड ये होता है। बस क्या होता है, ओरिएंटेशन का डिफरेंस होता है, देख पा रहे हो। मैलिक में COH जो होते हैं सिस पोजीशन पे होते हैं, और फ्यूमेरिक जो होते हैं वो ट्रांस पे होते हैं। ये किसी ने हो सकता है सुना हो, किसी ने ना सुना हो, ये भी हो सकता है। GOC में किसी ने सुना हो तो ठीक है, वरना तो ये मैलिक और बताओ ना, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर तो है ना कॉन्फ़िगरेशनल, सिस और ट्रांस है, और ये स्टीरियो आइसोमर भी हैं, Z और E भी आप दिखा सकते हो, बट ये ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है। देखो जी, है क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर्स, बताओ है क्या यहाँ पे कायरल कार्बन, बताओ। नहीं है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं, स्टीरियो आइसोमर है, कॉन्फ़िगरेशनल है, क्योंकि डाइस्टीरियोमर्स है। और आपको पता है डाइस्टीरियोमर्स आर नॉन मिरर इमेजेस होते हैं, और डाइस्टीरियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं और इनएक्टिव भी हो सकते हैं। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, क्लियर हुआ। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, बाकी सब। आपसे यही पूछा था, नोट ट्रू। अगर किसी को इनके स्ट्रक्चर नहीं पता, वैसे तो जब मैं एल्डिहाइड कीटोन में करवाऊंगी वहां पे ही आएंगे स्ट्रक्चर, बट अगर तुम्हें लिखना चाहते हो, जो माई मिस्टेक की तुम नोटबुक बनाते हो, वहां पे लिख लो कि मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चलिए आइए, यस मैम। चलिए
अभी तक दो ऐसे क्वेश्चन थे, एक तो 34 वाला तो बिल्कुल ही छोड़ सकते थे, 35 वाला भी मैम चलो मान लेते हैं ये तुम्हें डिफिकल्ट लगा होगा अगर तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, ठीक है। चलो 36 पे आते हैं। 36 कह रहा है आपको वो कंपाउंड ढूंढना है जो ऑप्टिकल भी दिखाता है और ज्योमेट्रिकल भी दिखाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल, देख लो यहाँ पे देखो ये ये बेसिकली ऐसे कंसिडर करो सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे जाओ सारा एनवायरनमेंट सेम है ना इस डबल बॉन्ड के अराउंड, गेटिंग माय पॉइंट। तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई तो नहीं है, अगर जीआई नहीं है तो हमें ऑप्टिकल देखना भी नहीं है, चाहे वो दिखाता हो चाहे ना दिखाता हो, ठीक है। ओके Yes, यहाँ ma'am. चेक करो, यहाँ भी यहाँ गए कार्बन, यहाँ गए कार्बन, यहाँ गए कार्बन, यहाँ गए कार्बन, यहाँ गए सेम आ गया। तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड भी क्या है, सेम इन्वायरमेंट है, तो ये भी नहीं दिखाएगा जीआई। बोलो क्या कहते हो। यहाँ पे क्या है, इधर देखो आपसे बोला है जीआई भी दिखाता और ऑप्टिकल भी, जीआई तो ये दिखाएगा, मैंने शायद क्लास में भी करवाया था ये, ठीक है। इन दोनों मिथाइल को आप एक बार सिस पे लगा सकते हो और एक बार ट्रांस पे लगा सकते हो। ऑप्टिकल दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा चेक करो, कायरल सेंटर है यहाँ पे, हाँ मैम है, देखो 1 2 यहाँ पे गए कार्बन, यहाँ पे गए मिथाइल, तो डिफरेंट एनवायरनमेंट है। तो सी ऐसा कंपाउंड है जो जीआई भी दिखाएगा और ऑप्टिकल भी दिखाएगा। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे तो प्लेन पास हो जाएगा, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर आपको चारों ऑप्शन के बारे में नहीं पता था तो आप लोगों को एटलीस्ट सारे ऑप्शन देखने चाहिए थे। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखते तो आपको जरूर पता लगता, क्योंकि हमने ये सी वाला क्लास में पढ़ा था, ठीक है। चलिए आइए, ये कर लेना चाहिए था मेरे हिसाब से। 37 देखो, अभी सुक्रोज वाला ये भी बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड है, ठीक है क्या। वो कह रहे हैं सुक्रोज जो पानी में अगर आप लेते हो तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी शो करता है। तो अगर बेटा डेक्स्ट्रो रोटेटरी शो कर रहा है मतलब वो पीपीएल को घुमाएगा, रोटेट करवाएगा, अगर घुमाएगा तो कुछ उसका रोटेशन आएगा, तो उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन लिखा हुआ है वो इतना लिखा हुआ है, ठीक है। इससे मतलब नहीं है आप लोगों का। फिर वो कहते हैं लेकिन अगर आप सुक्रोज को HCl के साथ ट्रीट कराते हो ना, तो सॉल्यूशन जो है कैसा बन जाता है, लीवो रोटेटरी बन जाता है। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया उसने, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि सुक्रोज जो है कौन से में ब्रेक होता है। अब ये भी तुम्हें नहीं पता क्योंकि बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ा, तो इसको भी तुम्हें स्किप करना चाहिए था। बाकी मैं बता देती हूँ, सुक्रोज टूटता है डी ग्लूकोज में और डी फ्रक्टोज में। ये तुम्हें पता लग जाएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी थी इस क्वेश्चन की, नहीं आता था तो नहीं आता था, बात है सीधी स्पष्ट, ठीक है। इसको स्किप करना था। Yes, ma'am. चलिए आइए आगे। उसके बाद आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू रोटेट द पीपीएल। तो देख लो यहाँ पे तो कायरल सेंटर नहीं है, तो ये पीपीएल को घुमाएगा नहीं। यहाँ पे भी सिमेट्री है, ये भी नहीं घुमाएगा पीपीएल को, ये भी नहीं घुमाएगा पीपीएल को। ये कायरल सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो इसके दो बनेंगे, है ना। एक इसका मिरर इमेज भी बनेगा, ठीक है। तो एक क्लॉकवाइज घुमाने वाला है, हमें नहीं पता कौन घुमाएगा, बट एक क्लॉकवाइज घूमेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये भी क्लास में हमने किया था। नेक्स्ट आओ, अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। अब किसी ने वो कंफर्मेशन वाला पढ़ा होगा तो ठीक है, साइक्लोहेक्सेन वाला। तो यहाँ पे ना आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हुए, आपको बताना था कौन सा ज्यादा स्टेबल है। मैं आपको बता देती हूँ, देखो इधर इसको कैसे बनाना है। आपको साइक्लोहेक्सेन को ऐसे नहीं बनाना, अगर ऐसे बनाओगे आपको कतई पता नहीं चलेगा कि स्टेबल कौन है। आपको इसके लिए चेयर फॉर्म ही बनानी पड़ेगी। किसी ने पढ़ा है ये वाला टॉपिक या नहीं पढ़ा? ठीक है, अगर पढ़ा है तो सुन लो, मैं बता देती हूँ, नहीं पढ़ा तो देखना पड़ेगा तुम लोगों को। देखो यहाँ पे ना दो पोजीशन होती है, एक एक्सियल पोजीशन होती है, एक इक्विटोरियल। एक्सियल इक्विटोरियल, एक्सियल इक्विटोरियल, एक्सियल इक्विटोरियल, एक्सियल इक्विटोरियल, एक्सियल इक्विटोरियल, ठीक है। एक्सियल वाली कौन सी होती है, ये वाली सीधे डंडे वाली एक्सियल। कलर चेंज कर लेती हूँ, समझाने का तरीका है सीधा डंडा, ठीक है। इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक्सियल, ये भी एक्सियल, एक्सियल, एक्सियल। बाकी जो बचे दैट विल बी इक्विटोरियल, 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 इक्विटोरियल और इक्विटोरियल। गेटिंग माय पॉइंट?
तो ये पोजीशन ma'am. होती है एक्सियल इक्विटोरियल की। तो एक्सियल कितने दिख रहे हैं तुम्हें, 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे दिख रहे हैं आपको 4 5 6, ठीक है। चलिए, आपसे पूछा मोस्ट स्टेबल कौन होगा। देखो मेरा बेटा, हम ट्राई करते हैं हमेशा कि जो हमारे बड़े बड़े ग्रुप है वो हम इक्विटोरियल पोजीशन पे रखें, बिकॉज इक्विटोरियल पोजीशन पे हम रखते हैं तो रिपल्शन कम फेस करते हैं, ठीक है। अगर आप बड़े बड़े ग्रुप सेम साइड पे रख दो, मान लो एक्सियल पे और एक्सियल पे रख दो, तो आपस में रिपल्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, सिस 1 2 साइक्लोहेक्सेन। देखो सिस का मतलब होता है सेम साइड, या तो तुम दोनों एक्सियल पे लगाओ या दोनों तुम इक्विटोरियल पे लगाओ। गेटिंग माई पॉइंट, क्या मतलब है, सिस का मतलब है या दोनों एक्सियल पे लगाओ सेम साइड या दोनों इक्विटोरियल पे लगाओ, ठीक है। बोलो यस मैम। या Yes, ma'am. या ऐसे भी नहीं, ऐसे भी ना पढ़ो इसको, ऐसे समझो। अगर सिस बोला है तो दोनों ग्रुप सेम साइड पे लगाओ, या मैं बोलूं अबाउट द प्लेन लगाओ, ठीक है। अबाउट द प्लेन या बिलो द प्लेन। गेटिंग माई पॉइंट, ये ज्यादा बेटर है बोलना, ठीक है। अगर तुम्हें वो बोल रहा है ट्रांस, तो ट्रांस का मतलब है एक अबाउट द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, ठीक है। यस मैम। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें दिया क्या हुआ था। इन्होंने हमें दिया हुआ है बेटा सिस 1 2 हेक्सेन डाइओल। देखो भाई, देख, ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है जेई में, क्योंकि बेटा ये चैप्टर से डायरेक्ट सवाल नहीं आते, और तुम्हें पूरा एक चैप्टर का टेस्ट बना के देना था टीम को, तो उन्होंने जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हुए वो डाल दिए इसमें, है ना। लेकिन ये पेपर में इतना ज्यादा साइक्लोहेक्सेन वाला नहीं पूछा जाता। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत तुम्हें आना चाहिए। अगर तुमने 11th में पढ़ा है चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, बोट फॉर्म, है ना, ट्विस्ट ट्विस्ट बोट, ये थोड़ा थोड़ा बेसिक अगर पता है तो अच्छी बात रहेगी। देखो, अब सिस 1 2 है, नंबर कर लो 1 2, तुम ये वाली ले लो 2 पोजीशन है, ये वाली ले लो। सिस का मतलब दोनों ऊपर रहेंगे, दोनों ऊपर, ये मत करना दोनों एक्सेल, वो गलत बताया मैंने, ठीक है। मतलब सिस का मतलब दोनों सेम साइड पे। अगर एक ऊपर लगा रहे हो OH तो दूसरा भी ऊपर ही आएगा, यानी कि ये आएगा। बोलो क्या कहते हो, ठीक है। अब देखो, अगर मैं 1 2 पोजीशन की बात करूंगी तो OH बेसिकली पास में है, तो उनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो 1 2 पोजीशन अपने को सिलेक्ट नहीं करनी। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। यस मैम। अब Yes, ma'am. हमें 1 2 तो देखनी ही नहीं है, हमें 1 3 देखनी है। अगर सिस 1 3 है तो 1 2 3, ये देखो ये होगी पोजीशन। अगर वो बोल रहा है ट्रांस, तो ट्रांस का मतलब कैसे होगा, 1 2 3। अगर एक ऊपर लगा रहे हो तो तीसरा फिर नीचे लगाओगे दूसरे वाला, ये देखो इस तरीके से। अब यहाँ पे हो सकता है तुम ये बोलो कि मैम यहाँ तो बड़े बड़े ग्रुप ना सेम साइड पे रिपल्शन होगी, और यहाँ पे एक ऊपर एक नीचे तो कम रिपल्शन है, तो ये ज्यादा है, और तुम्हारे आंसर की में भी यही दिया होगा, बट एक्चुअल में गलत है। जब हम OH की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ध्यान से देखो, जब उनको एक्सियल पोजीशन पे लगा रहे हो तो इनके बीच में क्या हो रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अगर किसी ने मेरे वो लेक्चर्स देखे होंगे, मैंने वहां पे ऐसे क्वेश्चन करवाए हुए थे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इस वजह से जो सिस वाला होता है ना मेरा बेटा, वो ज्यादा स्टेबल होता है ट्रांस वाले से। तो इसका ऑप्शन भी तुम्हारे पेपर में गलत था। तो ऐसे 2 क्वेश्चन थे जिसके ऑप्शन गलत थे, एक तो वो डायपोल मोमेंट वाला और एक ही वाला, ठीक है जी। जिसने पढ़ रखा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो इसको कभी पढ़ लेना, अभी मत पढ़ना, क्योंकि ज्यादा इसको प्रायोरिटी पे मत रखो। इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, ठीक है। तो इसको ज्यादा तवज्जो मत देना कि मैम हाय हम तो पढ़ेंगे, अब इसको तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, उसके बाद हम बात करते हैं 40th क्वेश्चन की। तो 40th क्वेश्चन क्या कहते हैं, इनमें से कौन सा GI नहीं दिखाएगा। तो GI इसमें से कौन सा नहीं दिखाएगा, देखो जी, बताओ भाई। ये वाला नहीं दिखाएगा क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या है, यहाँ पे देखो 2 सेम ग्रुप हो गए, तो D वाला नहीं दिखाएगा। ये भी मैंने तुम्हें दिया था DPP में, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखो, ये भी क्वेश्चन ना वैसे तो आसान था, लेकिन इसमें ये वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट था।
मैंने तुम्हें ये नहीं करवाया क्लास में क्योंकि पेपर में ज्यादा पूछा नहीं जाता। अगेन आई एम सेइंग क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है और क्योंकि 25 क्वेश्चन बनाने थे टेस्ट में, तो जो इम्पोर्टेंट था नहीं था वो सब डल चुका है तुम्हारे पेपर में। अब आपसे पूछा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन दिखाएगा, ये तो दिखाएगा नहीं किसी भी हाल में, है ना, नहीं दिखाएगा ना। आरएस नहीं बता पाओगे, कारल नहीं बता पाओगे, यहाँ पे ये भी नहीं दिखाएगा, दोनों ग्रुप सेम है, हटा दीजिए। ये वाला दिखा देगा, देखो ये कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये 100% दिखाएगा। ये सवाल तो बहुत आसान था, पता है क्यों आसान था, क्योंकि तुम्हें दूर से दिख गया ये ऑप्शन था। बट अगर मान लो वो ऐसे ऑप्शन बना के देता ना, ओनली ए, ओनली बी, बोथ बी एंड सी, तो वहां तुम फंस जाते बुरी तरह, वहां तुम फंस जाते और तुम शायद इसको भी कायरल की तरह कंसिडर करते कि मैम ये तीनों अलग ग्रुप है और यहाँ पे लोन पेयर है तो ये कायरल होगा। गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन एक्चुअल में ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं बेटा वो कायरल नहीं होते। जो आपका पिरामिडल नाइट्रोजन है इस तरीके से, ठीक है, वो कायरल नहीं होता है, ठीक है, कायरल होने के बावजूद भी वो कायरल नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे होता है पिरामिडल इन्वर्जन। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं सिर्फ अभी बता रही हूँ, वैसे आप लोगों को कुछ खास करने की इसको जरूरत नहीं है। होता क्या है मेरा बेटा, अभी इसको 109 का एंगल मिला हुआ है, 109 से कम का एंगल मिला हुआ है, ठीक है, पिरामिडल है। तो ये क्या करता है बेटा, फ्लिपिंग करता है, मतलब इसका नेचर ऐसा है, फ्लिप मारता है। अभी ये ऐसा है, देखना एक बार, अभी ये ऐसा है, ये क्या करता है, प्लेनर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बेसिकली क्या करता है, फ्लिप मारता है और फ्लिप मार के ये उल्टा हो जाता है इस तरीके से, देख रहे हो, और इसमें प्लेनर वाली ट्रांजिशन स्टेट बनती है क्योंकि यहाँ पे इसको 120 डिग्री मिल रहा है। तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है, फ्लिपिंग मारना, फ्लिप मार जाता है। और बेटा ये इतनी फास्ट फ्लिपिंग मारता है ना, इतनी फास्ट फ्लिपिंग मारता है, तो बेसिकली क्या होता है, इसके इसका मिक्सचर मिलता है, ये भी मिलता है हमें मिक्सचर में, ये भी मिलता है, समझ रहे हो, मतलब इतनी फास्ट फ्लिपिंग मारता है कि हमें मिक्सचर में ये भी मिलता है और ये भी मिलता है। अगर ये मिल रहा है तो आप खुद देखना, जब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, अगर लेट से इसकी आर आ रही है तो पक्का इसकी क्या आएगी, एस आएगी। तो अगर आपको एक मिक्सचर में आर और एस मिल रहे हैं तो क्या होगा, एक क्लॉकवाइज घुमाएगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो ओवरऑल क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर मिल जाएगा ना। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये जो पिरामिडल वाले, बेसिकली जो नाइट्रोजन की मैं बात करूंगी, यहाँ पे क्या होता है, पिरामिडल इन्वर्जन बोलते हैं इसको। तो बेसिकली ये क्या करता है, फ्लिपिंग मारता है वाया प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि यहाँ पे इसको 109 डिग्री का एंगल मिल रहा है, यहाँ पे इसको 120 में जा रहा है वो ट्रांजिशन स्टेट में, तो 120 में रह के वो ज्यादा खुश है। फिर वो क्या करता है, पहले ऐसा था अब उल्टा हो जाएगा एकदम से, तो मिक्सचर में आपको ये भी मिलता है और ये भी मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका रोटेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका ये मॉलिक्यूल कायरल होने की वजह से भी क्या हो जाता है, ये ए कायरल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो अगर ये लिखना है कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते हो तो वैसे लिख ही लो, मैं तो कहती हूँ लिख लो। अब जरूरी नहीं कि हमेशा जो है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, डिपेंड करता है कि आपको कैसा मॉलिक्यूल दिया हुआ है। जहां पे इन्वर्जन पॉसिबल नहीं होगा, जहां पे फ्लिपिंग पॉसिबल नहीं होगी, वहां पे ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, बट वो आपको जानना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं पिछले 7 सालों का जब मैं पेपर देख रही हूँ तो वहां पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। तो आप लोगों को ऐसी मैं बिल्कुल भी चीज नहीं कराऊंगी जो आने के चांसेस भी बहुत कम है और मैं बहुत ज्यादा तुम्हारे दिमाग में घुसा दूं, ये मेरा मोटिव नहीं है मेरा बेटा, ठीक है। जब आप जेई एडवांस की तैयारी करोगे, जब आप लोगों के क्लासेस लगेंगी फॉर एडवांस, तो वहां पे ये सब आप लोगों को करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आइए 42 आसान था ये तो। आपको बताया जीआई कौन शो करेगा, कौन करेगा, मैम बी। बी करेगा। ये सेम ग्रुप हो गए, ये सेम इन्वायरमेंट, ये तो दिखाएगा ही नहीं, मैंने कहा था sp3 पे दो sp3 डिफरेंट कार्बन पे ग्रुप लगे होंगे, तो ये सिस हो सकता है एक बार, और क्या हो सकता है, ट्रांस हो सकता है, ठीक है।
चलिए, आपको रिलेशन बताना था इन दोनों में, क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है बताओ भाई। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, यहाँ Stereomers. पे Ma'am, डिफरेंट है, यहाँ पे diastereomers. सेम है, तो वेरी गुड, डाइस्टेरोमर हो जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. चलिए आइए, ये वाला भी मैंने करवाया था। इनमें से कौन जीआई दिखाएगा? Ma'am, B. भी दिखाएगा, बाकी इतना सोच रहे हो? माइक म्यूट करो, ये माइक किसका ऑन है? माइक म्यूट करो भाई। भाई फिर तो अगर तुम ये भी नहीं करके आ रहे हो ना, फिर तो तुम जब मेरे ही करवाए हुए नहीं करके आ रहे तो पेपर में तो सेम सवाल आएगा ही नहीं। यहाँ पे देखो, इस पे एच और बी आर लगा हुआ है, यहाँ जाओ कार्बन, यहाँ जाओ कार्बन, यहाँ जाओ कार्बन, यहाँ पे कार्बन पे बी आ रहा है, यहाँ पे 2 एच है, तो इन्वायरमेंट डिफरेंट हो गया, तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका? ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अगर इसमें, हाँ एक चीज और, 43 में अगर आप लोगों को ये डाउट है कि होमोमर्स क्या होते हैं, तो होमोमर्स होते हैं आइडेंटिकल कंपाउंड, ठीक है, जिनकी मिरर इमेज क्या हो जाती है? सुपर इम्पोज हो जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये पहली बात है, मिरर इमेज ही नहीं है। तो इनएंशियोमर और मीजो कंपाउंड के लिए सबसे पहले आपको यही चेक करना पड़ता है, मिरर इमेज है या नहीं है। तो सबसे पहले यही देख लो, नहीं है तो बहुत आसान हो जाएगा, डाइस्टेरोमर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे? देखो इधर आपको 2 कंपाउंड पूछे, क्या है? एनेंशियोमर है, डाइस्टेरोमर है, आइडेंटिकल है, रिजियो आइसोमर मतलब होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब इसका मतलब ये नहीं है तुम ये ऑप्शन देख के छोड़ आओगे, बिल्कुल भी नहीं करना ये सब। आप लोग को अगर पता लगाना है तो चेक करो ना, अगर तुम्हें ऐसे पता चलता है मिरर इमेज है या नहीं है तो ऐसे कर लो, वरना तुम्हें इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने बखूबी निकालना सिखा रखी है, वो चेक कर लो। क्या कहते हो? चलो चेक करते हैं। स्ट्रक्चरल तो नहीं है ना, बिकॉज कनेक्टिविटी सेम Ma'am, है। identical है. ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, यही कर दूं क्या नंबरिंग? यही कर देती हूँ। देखो एक तो ये कायरल Yes, ma'am. सेंटर है और एक ये, तो यहाँ पे देखो इस कार्बन से ये मिथाइल अटैच है, यहाँ सीओ अटैच है और यहाँ पे 2, तो बेसिकली कार्बन पे 2 एच है और यहाँ पे 1 एच है। तो पहला तो इसको मिलेगा, दूसरा इसको मिलेगा और तीसरा और चौथा। बोलो क्या कहते हो, ये समझ में आया? तो 1 से 2, 2 से 3 एस होना चाहिए, बट 4th वाला वेज पे है तो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्या कहते हो, बोलो। Yes, ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, चलो ठीक है, आगे कर लेते हैं। यहाँ पे इसका चेक करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH2 CH2, ठीक है, यहाँ पे सी के ऊपर ये, तो पहला इसको दे दूं। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, क्योंकि मेरे को चारों ग्रुप को अलग अलग देना है। फिर यहाँ गए कार्बन, यहाँ गए कार्बन, आगे चलो कार्बन, आगे चलो कार्बन, यहाँ चले कार्बन, यहाँ चले CH2 मतलब CH2, यहाँ चले CO, यहाँ चले CH2, को किसको मिलेगा? यहाँ मिलेगा दूसरा नंबर, तीसरा नंबर यहाँ मिलेगा, चौथा नंबर यहाँ। तो 1 से 2, 2 से 3 एस होना चाहिए, एस ही होगा, बिकॉज एच किस पे है? डैश पे है, तो ये एस हो जाएगा। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, ma'am. Clear. तो Yes, एक ma'am. आर एक एस, क्या तुम लोगों का यही आ रहा था क्या? आर एस ही आ रहा था? Yes, ma'am. यही आया था. बाकी बताइए, करा था कि नहीं करा था? आर एस आता है तो आप लोगों के बहुत काम आसान हो जाएंगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं बनेगा कुछ। यहाँ पे आओ, इधर देखो, यहाँ पे क्या है? 2 एच है और यहाँ पे ये है, ठीक है मेरा बेटा। यहाँ पे क्या है? सी के साथ एच है, यहाँ पे मिथाइल है, तो पहला नंबर इसको, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए देखना एक बार, 1 2 3,
ये कितना Yes, madam. ये तो मेरा आ रहा है एस, नहीं ये फिर वो आना चाहिए था, एस आना चाहिए था, गड़बड़ है कहीं पे। नीचे का निकाल के देख लेते हैं, ऊपर वाला मेरा एस आ रहा है, नीचे वाला देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे चलो, इधर क्या है, सी के ऊपर CH3 लगा हुआ है, देखो इधर, इधर देखो ना, ये वाला कार्बन है, सी के ऊपर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, देखो ठीक है। अरे बोल दो बोल दो, Yes, ma'am. ठीक है Yes, ma'am. ठीक है। पहला नंबर इसको दे दूं, बोलो, फिर दूसरा इसको मिलेगा, तीसरा इसको, चौथा इसको, तो 1 से 2, 2 से 3, आर होना चाहिए बट एस होगा। तो ये वाला तो सेम आ रहा है, ऊपर वाला कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि आना तो आइडेंटिकल चाहिए, तो एस आना चाहिए। लेट मी जस्ट चेक अगेन, इसको मैं दोबारा बना लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे गए, कार्बन पे ये आ रहा है, यहाँ पे गए, तो पहला नंबर तो इसको ही दिया तुम लोगों ने, बोलो। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गए, कार्बन के ऊपर CH3 है, यहाँ पे गए कार्बन के पास H है, तो किसको मिलना चाहिए, और यहाँ पे गए कार्बन पे 2 H है, तो नीचे वाले को बताओ। Yes, madam. यस मैम। माइक म्यूट करो, किसी का माइक ऑन है। तीसरा और चौथा, 1 2 3 क्या होना चाहिए, S, बट होगा R। कुछ गड़बड़ हो गया। आंसर क्या है इसका, डाइस्टीरियोमर तो नहीं है। मैम आइडेंटिकल चाहिए। आइडेंटिकल है आंसर तो, बट मेरा भी गलत आया था इसी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। नहीं, कॉन्फ़िगरेशन SS ही आनी चाहिए, ये कभी होना नहीं चाहिए ऐसे, अदरवाइज कुछ गड़बड़ हो गया। चलो कोई नहीं, मैं इसको एक बार अलग से सोल्व करती हूँ, फिर तुम लोगों को बताती हूँ। एक मिनट, इसको स्टार मार्क कर लो, मैं इसको बताती हूँ, क्योंकि आना चाहिए, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, या तो मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ यहाँ पे, या यहाँ कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं इसको देख लेती हूँ एक बार मेरे सेंड से। 46 देखो, 46 क्या है, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो अब ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहाँ से है, तुम लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को याद है नहीं है, तो मैं ऐसे बता देती हूँ क्वेश्चन तुम्हें कैसे सॉल्व करने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें वो निकालना चाहिए। देखो अब तुम्हें नहीं पता C3H9N में कोई डबल बॉन्ड है या नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं पता, रिंग है या नहीं है, तुम लोगों को पहले तो यहाँ पे DB निकालना चाहिए। एक मिनट रुकना, एक मिनट। हाँ, तो सबसे पहले हमें DB निकालना होता है। अब DB क्या होता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है, मतलब इससे हम ना ये पता लगा सकते हैं कि हमारे मॉलिक्यूल में कोई डबल बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड है, रिंग है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो लिख लो फॉर्मूला, C+1 माइनस H/2 माइनस X/2 प्लस N/2, ये फॉर्मूला होता है मेरा बेटा। X यहाँ पे हेलोजन है, N यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3 + 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 9/2, हेलोजन है ही नहीं, नाइट्रोजन कितने हैं, 1। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो DB क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। चेक करो, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये DB हम क्यों निकालते हैं, DB हम निकालते हैं ये पता लगाने के लिए कि हमारे मॉलिक्यूल में कोई पाई बॉन्ड या रिंग है या नहीं।
अगर तुम्हारा बेटा DB1 आ जाता, इधर देखो, अगर तुम्हारा DB क्या आ जाता, 1 आ जाता, तो इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारा एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है कंपाउंड में या फिर एक रिंग प्रेजेंट है. इज दैट क्लियर? अगर क्योंकि Yes, रिंग को भी आप पाई बॉन्ड की तरह कंसिडर करते हो. याद है जब मैं तुम्हें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बता रही थी तो रिंग के केस में रोटेशन नहीं हो रही थी. ठीक है, तो आप अगर एक DB आ रहा है तो मतलब उसमें एक पाई बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग होगा. अगर मान लो DB2 आ रहा है तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि 2 पाई बॉन्ड हो या 2 रिंग हो या फिर एक पाई बॉन्ड हो और एक क्या हो, रिंग हो. इज दैट Ring. क्लियर? Yes, ma'am. तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है. ठीक है, अगर मान लो DB3 हो तो इसमें मोस्टली पॉसिबिलिटी होती है कि आपका वहां पे 3 पाई बॉन्ड हो, एरोमेटिक सिस्टम हो. ऐसा काफी बार ये वाली पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है कि 3 पाई बॉन्ड हो, या फिर मान लो हो सकता है अगर ये नहीं है, वैसे मोस्टली केसेस में ये मिलता है, वो तुम्हें पता लग जाएगा, 3 पाई बॉन्ड हो. ठीक है, या फिर सॉरी जब भी मैंने बनाया था उसका DB4 होगा, 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग, इसका 4 होगा, 3 नहीं होगा. आई एम सो सॉरी. तो अगर मान लो DB तुम्हारा 3 है तो या तो 3 पाई बॉन्ड हो गए उसमें, 2 पाई एक रिंग हो गया, 3 रिंग हो गई, 2 रिंग एक पाई हो गया. इस तरीके से आप लोगों को पता चलता है. ठीक है, अच्छा जी. अब यहाँ पे मेरा ध्यान से देखो, कोई भी DB यहाँ पे मेरा 0 आ रहा है. अगर मेरा DB 0 आ रहा है यानी कि इस वाले फॉर्मूले में मेरा कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, सभी सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच है. मानते हो कि नहीं मानते हो, बोलो. Yes, ma'am. तो Yes, अगर ma'am. सारे सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच है तो क्या होगा, इधर देखिए क्या पॉसिबिलिटी है, अपनी मर्जी के लगा दो. लो, ठीक है, 3 कार्बन है, नाइट्रोजन है, वैलेंसी अब पूरी कर दो सारे बच्चे. एक तो ये पॉसिबिलिटी है. एक क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं NH2 को यहां लगा दूं, देखो ध्यान से, है ना. एक क्या Yes, पॉसिबिलिटी ma'am. है, एक ये पॉसिबिलिटी है, क्या है, C3H9 ना. एक ये पॉसिबिलिटी है, देखो. एक क्या पॉसिबिलिटी है, N के चारों तरफ लगा दूं, मतलब तीनों साइड पे लगा दूं. देख रहे हो, तो ये बेसिकली पॉसिबिलिटी है. तो इसके अलावा और कोई यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम लोगों का आंसर हो जाएगा. अब देखो ये वही बच्चा कर पाएगा जिसने थोड़ा बहुत 11th में पढ़ा होगा. मैंने जान करके ये क्वेश्चन रखवाए थे, जस्ट मैं देखना चाहती थी आप लोगों ने थोड़ा 11th का पढ़ा है या नहीं पढ़ा. आपने सुना होगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन ये क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होते हैं. तो वहीं से ये सवाल जो है बेसिकली पूछने की कोशिश की थी. बट अगर नहीं आते तो इट्स ओके. मैं हमेशा बोलती हूँ जो आपसे नहीं हो रहे हैं, नहीं आते, उसका दुख मनाने की जरूरत नहीं है. बट अगर मान लो कोई चीज आपने क्लास में पढ़ी है ना, उसके अलावा भी वो आप सोल्व नहीं कर पा रहे, वहां पे कंसर्न होना चाहिए फिर आपका, वो दिक्कत वाली बात है. ठीक है, चलो. अब ये सेकंड ये वाला देखो 47 आपसे पूछा है कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे. तो स्टीरियो आइसोमर का मैंने फॉर्मूला बता रखा है. अब ये एसिमेट्रिकल है और n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ये GI दिखाएगा और ये ऑप्टिकल, तो 2 की पावर 2 4 आ Ma'am, जाएगा. 4. ये बहुत आसान था. यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कायरल कार्बन बताने थे, ये 3 कायरल कार्बन है, तो इसका आंसर क्या था, 3 होना था. 3. ठीक है, अच्छा ओके. यहाँ पे देखो एक बार 50 देख लो फटाफट से. 50 में क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको बताने थे. ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर आपको बताने थे तो यहाँ पे नजर मारो ना, कौन कौन से होंगे. एक तो ये दिखाएगा रिंग वाला, ठीक है. उसके अलावा ये दिखाएगा डबल बॉन्ड के अराउंड, ये ऑक्साइन दिखाएगा 1 2 3. उसके अलावा ये भी दिखाएगा, दिखा सकता है ना. Ma'am, 16 होगा. मैंने कहा था अगर आपकी मेंबर रिंग जो है कार्बन की, जो कार्बन है अगर वो 8 या 8 से ज्यादा है तो वो सिस्ट्रॉन्स दिखाएंगे. तो 4 है यहाँ पे. Yes, ma'am. और एसिमेट्रिकल है तो 2 की पावर 4 यानी कि क्या आ जाएगा आंसर 16. ये भी मैंने करवाया. 16. ठीक है, चलिए ये मैं एक बार हटा दे रही हूँ जो लिखा हुआ है यहाँ पे.
एक ठीक है, इस पे आइए। यस, आपसे पूछा ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे। तो सबसे पहले ये चेक करो कि ऐसे कौन से डबल बॉन्ड है जो जीआई दिखाएंगे। एक तो ये दिखाएगा बीच वाला, ध्यान से देखो, ठीक है, दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके। उसके बाद ये वाला दिखाएगा नहीं मैम, देखो यहाँ पे जो कार्बन है ये sp2 से अटैच है, ये भी ये पूरा सेम है, तो ये तो नहीं दिखाएगा। ऑलराइट, ये दिखाएगा, ये वाला कार्बन ये sp3 से अटैच है, और ये किससे अटैच है? sp2 से। दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? दिखाएगा। ये क्या कर रहे हो भाई? दिखाएगा। और अगर ये दिखाएगा तो मॉलिक्यूल कैसा है तुम लोगों का? सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है? सिमेट्री तो है ही नहीं, कहाँ है? ये अलग है, एसिमेट्रिकल है। sp3 से, ये sp2 से, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा? बोलो, 4 हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. एक बार आप असाइनमेंट में जरूर चेक कर लेना कि मैं इसको कहीं सिमेट्रिकल, मतलब एक बार चेक कर लेना, मुझे सच बताऊं याद नहीं है कि मैंने उसको सिमेट्रिकल लिखा था या एसिमेट्रिकल, बट अगर सिमेट्रिकल लिखा था तो प्लीज ये चेंज कर लेना, बिकॉज ये एसिमेट्रिकल है, क्योंकि यहाँ पे ये sp2 कार्बन से अटैच है, ये sp3। एक बार चेक कर लेना आंसर की में क्या था, ठीक है। तो इस तरीके से होने थे ये आपके 25 क्वेश्चन। इसको मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, ठीक है, इसको मैं एक बार देख लेती हूँ, क्योंकि आइडेंटिकल अगर है तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो होनी चाहिए वो सेम आनी चाहिए। और वैसे भी आप जब इसको घुमाओगे 180 से, तो ये जो है बेसिकली डैश वाला वेज पे और वेज वाला डैश पे आ जाएगा, तो ये सुपर इम्पोज भी हो जाएंगे, तो आंसर तो इसका आइडेंटिकल ही होगा। तो RS में गड़बड़ आनी नहीं चाहिए। अगर एक ऐसा है ये वाला सेंटर, तो ये भी क्या आना चाहिए तुम लोगों का? SC आना चाहिए फिर, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा ठीक है, ये तो तुम्हारे थे 25 क्वेश्चन। अब मुझे ये बताओ, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, तो तुम लोगों ने DPP2 सोल्व किया है क्या? जो मैंने दी थी DPP2, बताओ, दी थी ना मैंने DPP? कितने बच्चों ने की है? Yes, ma'am. बताओ, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, 1 मिनट दे दो बस बेटा। एक बार वो ओपन कर लो जो मैंने तुम लोगों को दी थी ना DPP2। एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर, मैम बेटा। हाँ मैम एक डाउट था। बोलो। मैम जो क्वेश्चन आपने अभी रोका है ना, उसमें जो है मीजो कंपाउंड ही तो होता है आइडेंटिकल, तो उसके लिए 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए, वो तो था। बट उसमें पीओएस या सीओएस में से एक प्रेजेंट होना चाहिए, वो नहीं था ना, तो आइडेंटिकल कैसे हो सकता है? क्या उसका मिरर, आप 180 से पलटो ना मेरा बेटा। अगर आप 180 से पलट रहे हो तो दोनों ही आइडेंटिकल आ रहे हैं ना मेरा बेटा। सुपर, अगर दोनों ही सेम मैम बट तो सुपर इम्पोज हो जाएगा। आपने बोला था कि पीओएस या फिर सीओएस में से एक प्रेजेंट होना एक सेकेंड, कंपल्सरी है। आप मिक्स कर रहे हो दो चीजों को, आप मिक्स कर रहे हो दो चीजों को। यहाँ पे देखो ध्यान से, आपको ठीक है, फिर से समझते हैं वो चीज। मीजो कंपाउंड मैंने बताया था, ठीक है, मैंने ये बताया था तुम लोगों को। इधर आओ, मीजो कंपाउंड है, ठीक है। तो मीजो कंपाउंड में मैंने ये बोला था एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन होने चाहिए, वो है उसमें, है ना, ठीक है। पीओएस होना चाहिए, चेक कर लेंगे, उसमें उसमें पीओएस मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलो ठीक है। फिर जब मीजो कंपाउंड की जब आप मिरर इमेज बनाओगे ना, तो वो मिरर इमेज क्या होती है? सुपर इम्पोज होती है ना, यस और वो मैम। आइडेंटिकल होती है। तो यानी कि तुम्हें ये चेक करना है, जो तुम कह रही हो मीजो है, आप बोल रहे हो उसमें पीओएस नहीं है, उसमें जब आप काटोगे ना तो वहां पे प्लेन पास हो जाएगा आराम से, ठीक है।
उसमें आराम से प्लेन पास हो जाएगा, वो वाला प्लेन पास करना, आगे वाला प्लेन पास करना, तो वो वहां पे पीओएस मिल जाएगी आपको। और जब उसका आप मिरर इमेज बनाओगे, तो मिरर इमेज जब आप बनाओगे दैट विल बी सुपर इम्पोज टू ईच अदर, तो वहां पे वो आइडेंटिकल होगा। ऐसे वाले कंपाउंड्स में क्या होता है ना, ये आलिया के लिए नहीं सबके लिए है, कई बार ना कंपाउंड्स में हमें देख पाना हमारे लिए आसान नहीं होता कि ये प्लेन पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? कई मॉलिक्यूल ऐसे होते ट्रिकी, हमारे अगर हम आंखों से देख रहे हैं हमें नहीं दिख रहा है कि वहां पे प्लेन पास हो रहे हैं नहीं, वहां पे ये वाली ट्रिक काम आती है जो मैंने अभी तुम्हें सिखाई है, आरएस। अगर मान लो आरएस आ रही है, दूसरे में भी आरएस आ रही है, सेम आ रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल बोलते हैं। ठीक है, मैं उसमें एक बार चेक कर लूंगी कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, वैसे होनी तो नहीं चाहिए बिकॉज सेम आना चाहिए। ठीक है, मैं उसमें एक बार चेक करके आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दूंगी, नहीं तो मैं कल क्लास में डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, ओके मैम। तो यस, यस। मीजो कंपाउंड के लिए दो कायरल, एटलीस्ट दो कायरल कार्बन होने चाहिए। यस, पीओएस और सीओएस में से कोई होना चाहिए। और जब आप उसकी मिरर इमेज देखोगे दैट विल बी सुपर इम्पोजेबल। और अगर सुपर इम्पोजेबल हो रही है तो वो दो के नाम का आप एक कंसिडर करते हो, क्योंकि आप बोलते हो वो आइडेंटिकल है। ऑलराइट, यस मैम। तो यस, अगर आपको उसमें दूर से देखने पे आपको नहीं पता चलेगा कि पीओएस है, इसलिए जो ये आरएस वाला मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि आरएस निकाल के देख लो, कि वहां पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, वो वाला मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लूंगी खुद से एक बार बैठ के। ठीक है, ये वाला देखो, अब ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत था, एक बार जल्दी देख लो, बाकी मैं इसके आंसर की भी भेज दूंगी तुम लोगों को। मैम कर लिया था ऑप्शन क्या? SN2 के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट गलत है? यस, पहले वाला गलत होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंडिपेंडेंट है, जबकि वो तो डिपेंड करता है। फिर हम कह रहे हैं न्यूक्लियोफाइल अटैक द कार्बन फ्रॉम द साइड अपोजिट टू वेयर लिविंग ग्रुप इज अटैच, बिल्कुल ठीक है। एक ही स्टेप होता है जहाँ पे बोन फॉर्मेशन और बोन ब्रेकिंग होती है, बिल्कुल ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करता है, यस बिल्कुल ठीक है। उसके बाद व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इज ट्रिपल्ड और OH की हाफ हो जाती है, तो SN2 का रेट कितने से इंक्रीज होगा? मैम 1.5 टाइम्स। एल्काइल हैलाइड और OH, ठीक है। इसकी कितनी हुई है? 3 टाइम्स हो गई है एल्काइल हैलाइड की, ठीक है। और इसकी कितनी हो गई है? हाफ हो गई है। तो कितना हो गया ये? 3/2 यानी कि 1 टाइम्स। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ये वाला लीस्ट रिएक्टिव एल्काइल क्लोराइड टूवर्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। विनाइल क्लोराइड। बस 2 बच्चे बोल रहे हैं क्लास में, और बच्चे ऐसे बैठे चुप, जैसे पता नहीं क्या ही पढ़ा दिया मैंने। कोई फायदा नहीं है बच्चों पेपर डिस्कशन का, कोई फायदा नहीं है असाइनमेंट देने का, तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो। एक तो बारिश ऐसे है, तुम लोगों के नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे पक्का। ठीक है, तो ये लीस्ट रिएक्टिव है, करके आना कल, मैं कराऊंगी नहीं ऐसे। मेरे को ऐसी क्लास नहीं चाहिए जहाँ पे सिर्फ 3-4 बच्चे बोल रहे हैं। मैं क्यों पढ़ाऊं भाई, क्यों मैं पढ़ाऊं बताओ मेरे को, मेरे को 5 रीजन दो कि मैं तुम्हारे बैच को पढ़ाऊं। तुम लोगों को इतना बोल बैठे, तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो। 25 में से तुम 15 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते थे स्टीरियो में, आराम से, अगर तुमने ढंग से क्लास बैठ के सुनी होती तो आराम से कर सकते थे। हटा दो डिफिकल्ट वाले, हटा दो, सारे हटा दो। इसमें क्या होगा आंसर आर्यांश 7th वाले में? बताना क्या होगा 7th वाले में? मैं बताऊं? नहीं, और कोई नहीं बोलेगा ऐसे माइक अनम्यूट करके, क्लास में पता ही नहीं लगता कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा। बोलो, बस क्लास में आ जाते यूं ही। रिधिमा आप बताओ।
रिद्धिमा, विशाल, सेकंड वाला। सेकंड वाले में। आपका ये कौन सा है बेसिकली चेक करो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है, प्रोडक्ट चेक कर लो। नीचे वाले यहाँ पे SN2 हो रही है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और जनरली OH नेगेटिव ध्यान रखना आपका SN2 करवाता है, राइट। तो यहाँ पे Br यहाँ पे है, तो ये कहाँ से अटैक करेगा आप लोगों का, बैक साइड से अटैक करेगा, ठीक है। तो अगर बैक साइड से अटैक करेगा, नीचे वाली कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, तो हटा दीजिए, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। ये देखो, इनमें से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा SN2 के प्रति, SN2 के प्रति कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्या चीजें बताई थी मैंने तुम लोगों को, याद करो वो चीजें। वेरी गुड, हैंड रेस करो, करो करो, शाबाश। नितांत और आलिया ने किया है। और हाँ वैभवी आप बताओ, वैभवी आप बताओ। ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ क्यों होगा। यस मैम। बोलो बोलो विशाल, आवाज नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा, सुनाई दे रहा मेरे को, बोलो। मैम SN2 रिएक्शन को नेगेटिव चार्ज में सपोर्ट करता है। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्सेलरेट करता है SN2 को, ठीक है। और ये तो -M और -I दिखा रहा है, तो सबसे ज्यादा कौन होगा मेरा बेटा, फोर्थ वाला होगा। ये वाला बताओ, इस रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा रेट किसका होगा। बताओ। मैम मैं बताऊं? नो, नहीं, कोई और बताएगा, वरना मैं यहीं पे छोड़ दूंगी सारी चीजें। ऐसे ही हाल रहा ना, अक्टूबर में ही सिलेबस खत्म है तुम लोगों का, मैं सही बता रही हूँ। ये चैप्टर तुम मानोगे 6 दिन का लेक्चर है, और मैंने अभी तुम्हें सही बताऊं आधा चैप्टर भी नहीं कराया अभी मैंने तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ मैंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया, और कुछ भी नहीं करवाया मैंने अभी तुम्हें, वो भी पूरा नहीं हुआ अभी। 6 दिन मैम सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एरोमेटिक खत्म। हाँ बोलो। मैम 3 4 1 2 3 4 1 2 रेट बता रहे हो क्या आप, ऑर्डर नहीं बताना है, इसमें से बताना है। इसका नहीं होगा ज्यादा, सेकंड वाले का। यस यस मैम। मैम सेकंड का होगा। मैम तो यही मैंने बोला 3 4। 3 4 बेटा, 3 तो ये है ना, 3 तो ये है, 2 होगा ना सबसे ज्यादा, ठीक है। ये तो आपका नियोपेंटाइल है, याद है ये वाला, याद करो। और इवन तो मैंने इसका शायद आपको वो बुक में भी दिखाया था मैंने डेटा, मुझे जहां तक याद आ रहा है, सेम एग्जांपल का। सबसे ज्यादा 2 का होगा, फिर बताओ किसका होगा, 3 का, मैम बोलो। यस मैम 3 का होगा। फिर क्यों इतना शोक हो रहे हो, 3 का होगा, फिर 4 का होगा, और फिर 1 का। SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड थ्रू वाया, ये तो सबको मालूम होगा। बेटा किसका माइक एक बार अनम्यूट कर लो, म्यूट कर लो। इनमें से कौन जल्दी जो है SN2 दे देगा, दे देगा, बताओ।
बता दो बता दो बता दो बता दो। थर्ड वाले में। अच्छा विशाल के आ रही है कि पीछे नॉइज? ठीक है। हाँ जी आलिया, वैभवी, नीतांत, विशाल ने बताया। किसमें होगा? बोलो बोलो। मैम ऑप्शन 3। बाकी देखो भाई ये तो टर्शरी है ना, ये तो भूल जाओ। यस मैम। ठीक है। और ये क्या है, सेकेंडरी तो है लेकिन ये पहाड़ जैसी चीजें खड़ी है ना, ये भी नहीं होगा। और नियो पेंटाइल तो मैंने तुम्हें बोल ही रखा है, तो ऑप्शन क्या आएगा? थर्ड होगा। थर्ड। ठीक है। बाकी क्वेश्चन प्लीज ट्राई कर लेना, मैं इसके आंसर की तब तक नहीं भेजूंगी जब तक आप लोग मुझे वो नहीं भेज देते। क्या नहीं भेज देते? कॉल करके मुझे मैम भेज देते तो तब तक मैं इसके आंसर की नहीं भेजूंगी। बोलो। मैम एक बार क्वेश्चन 14 बता दीजिए इसका। कहाँ है 14? एक मिनट रुको। अरे एक मिनट रुको बेटा। 14 यस मैम। पूछा था ये। नो मैम नीचे है, लास्ट फिफ्थ, लास्ट फिफ्थ। तो इतना दुखी होके क्यों बोल रही हो? 40 है, 40 ये वाला। मैम क्वेश्चन नंबर 14 है, लास्ट फिफ्थ है। यस यही है। ठीक है, आपसे पूछा ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप, तो एसीटेट ये होता है। ठीक है, ओ ए सी, ए सी मतलब आपका बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओ ए सी इज एसीटेट। ठीक है, ऑल राइट। ओ एम ई, ओ एस ओ 2 एम ई, और ये क्या हुआ इसमें? क्या हुआ इसमें बताओ? यहाँ रेजोनेंस है, यहाँ भी, यहाँ भी। सबसे पुअर लिविंग ग्रुप ये होगा बेटा, ये वाला। ओके मैम, वो फर्स्ट ओ एसीटेट में प्रॉब्लम आ रही थी, बाकी हो गया। ठीक है, सबसे ज्यादा इसका होगा बिकॉज यहाँ पे क्या है, CF3 लगा हुआ है। ठीक है, तो फोर्थ का फिर यहाँ पे Yes, M ma'am. लगा हुआ है, इसलिए इससे पीछे आ जाएगा। और फिर फर्स्ट, और फिर ठीक है, ऑल राइट। मेरे को ये करके भेज दो, देन आई विल शेयर द आंसर की। ऑल राइट। यस मैम। ठीक है बच्चों, और कल हम क्या करेंगे, कल हम फिर आगे चलेंगे। ठीक है।